नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों लेक्चर होने वाला है और कंप्लीट हम यहाँ पे करेंगे आज पिथौरागढ़ जनपद को मैप के माध्यम से। दोस्तों, इसके नोट्स विद एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि देखो लेक्चर के बाद एमसीक्यू करने आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जो आपने लेक्चर देखा है, जो आपने पढ़ा है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा जब आप उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं और कंप्लीट 13 जनपदों के नोट्स हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के इतिहास से। अगर हम पिथौरागढ़ के इतिहास की बात करें तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सौर घाटी। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सौर घाटी था। और एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना की थी चंद शासकों के शामिल थे एक पीरू गुसाई, जिन्हें पृथ्वी गुसाई के नाम से भी जाना जाता था। तो इस व्यक्ति ने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी और यहाँ पर एक किले का निर्माण भी कराया था। और ये पीरू गुसाई या पृथ्वी गुसाई कौन था? तो चंद राजाओं का संबंध था। इससे यह सिद्ध होता है कि जो पिथौरागढ़ जनपद है वो कभी चंद राजाओं के अधीन हुआ करता था। बाद में यहाँ पे जब गोरखा अधीन करते हैं, गोरखा अधिपत्य कर देते हैं कुमाऊं को, कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे ये पिथौरागढ़ का क्षेत्र ये भी गोरखाओं के अधीन आ जाता है। और पिथौरागढ़ में गोरखाओं द्वारा एक किला बनाया गया जिसका नाम है सिमलगढ़ का किला। तो पिथौरागढ़ में गोरखाओं द्वारा कौन सा किला बनाया गया? सिमलगढ़ का किला। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे शासन करने लग जाते हैं, ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, तो अंग्रेजों ने इस सिमलगढ़ के किले को नाम दिया लंदन फोर्ट। लंदन फोर्ट किला कहाँ है? तो आपका पिथौरागढ़ में है। इस किले का नाम गोरखाओं के समय यानी गोरखाओं ने इस किले को बनाया था और उस समय इसका नाम था सिमलगढ़ का किला। और जैसे यहाँ पे अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं तो अंग्रेज इस सिमलगढ़ के किले को क्या नाम देते हैं? लंदन फोर्ट। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम में बन सकता है कि लंदन फोर्ट कहाँ है? तो वो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। उसके बाद पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 को। पिथौरागढ़ को एक जनपद बनाया जाता है, अल्मोड़ा से पृथक करके पिथौरागढ़ जनपद का गठन किया जाता है 24 फरवरी 1960 को। 1960 को उत्तराखंड के 3 जनपदों का गठन हुआ। कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। सीपीयू इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। चमोली की स्थापना या गठन भी 1960 को हुआ, पिथौरागढ़ का गठन भी 1960 को और उत्तरकाशी का गठन भी 1960 को। यानी उत्तराखंड के जो ऊपरी सीमा वाले जो जनपद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और ये तीनों जनपद दोस्तों ऐसे जनपद हैं जो कि चीन तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। चाहे आप उत्तरकाशी को देख लीजिए, पिथौरागढ़ को देख लीजिए या चमोली को देख लीजिए, और तीनों की स्थापना की गई थी 1960 में। तो इस प्रकार से ये इतिहास है पिथौरागढ़ जनपद का। अब हम यहाँ पे पिथौरागढ़ की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पिथौरागढ़ के पूर्व में स्थित है यहाँ पे नेपाल। ये है दोस्तों इस प्रकार से ये नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। पूर्व में नेपाल, पश्चिम में यहाँ पे चमोली। अभी मैं आपको बड़े मैप के माध्यम से भी इसको बताऊंगा। और उसके बाद पश्चिम में बागेश्वर भी है यहाँ पे, ये है बागेश्वर और यहां पर है अल्मोड़ा। इस प्रकार ये चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा से सीमा साझा कर रहा है। और दक्षिण में यहां पर है चंपावत। और यहां पर अगर आप बात करेंगे यहां पे उत्तर में, तो यहां पर है तिब्बत या चीन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जो आंतरिक सीमा है, जो जनपदों से सीमा बना रहा है पिथौरागढ़, तो इस प्रकार से सीमा साझा करता है पिथौरागढ़ जनपद। पूर्व में हो गया नेपाल और उत्तर में हो गया तिब्बत और चीन। तो ये इस प्रकार से यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पिथौरागढ़ जनपद की। और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो जनपद है उत्तराखंड का, वो भी पिथौरागढ़ ही है, क्योंकि इतनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। यहां से लेकर यहां से ये नेपाल की सीमा है और यहां से लेकर ये चीन तिब्बत के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो उत्तराखंड का ऐसा जनपद जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो है पिथौरागढ़ जनपद। उसके बाद इसके दक्षिण में चंपावत है
और पश्चिम में अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली है। यानी ये उत्तराखंड के 4 जनपदों से सीमा बनाता है, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। ये इस प्रकार से पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल है। अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के। इसको मैं आपको बड़े मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं और वहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा भी समझ में आ जाएगी पिथौरागढ़ जनपद की। ये है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद का मानचित्र। फुल एचडी में यह मानचित्र यहाँ पे आपको दिया गया है। इसको पहले एक बार पूरा आप देखिए यहाँ पे, फिर मैं आपको जूम करके इसको बताने का प्रयास करूंगा। वैसे जूम करने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, जूम करने की जरूरत तब पड़ेगी जब मैं आपको प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर और रिवर सिस्टम इस मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो अभी आप इस मैप को इस प्रकार से देखिए, और ये मैप आपको अगर चाहिए तो इसी पीडीएफ के साथ लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर सभी 13 जनपदों के नोट्स मिल जाएंगे आपको। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे jardhariclasses.in वेबसाइट पर। तो वहां पे जो 13 जनपदों की कंप्लीट ई बुक दी गई है, प्रत्येक जनपद के मैप उसी जनपद के नोट्स के साथ दिए गए हैं और उस जनपद के एमसीक्यू भी उसमें दिए गए हैं। तो लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखिए आप मैप, ये देखो ये पूर्व में हो गया नेपाल और उत्तर में हो गया तिब्बत और चीन। तो यहाँ से इस प्रकार से ये सीमा बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा चाइना और तिब्बत के साथ। ठीक है, ये पूरी सीमा ये देखो, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है पिथौरागढ़ जनपद। यहाँ पे ये दक्षिण में चंपावत है, पश्चिम में अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली हो गए। तो 4 जनपदों से, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो तिब्बत, चीन और नेपाल से यह सीमा साझा करता है। अब मैं आपको यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग बता रहा था पिथौरागढ़ जनपद के कि कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो सबसे पहले NH09 यहाँ पे देखिए, ये NH09 है और ये कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है चंपावत से। चंपावत से आ रहा है और ये आपका चंपावत से भी नीचे रुद्रपुर से होते हुए, खटीमा होते हुए फिर टनकपुर और चंपावती आता है और चंपावत से पहुंचता है पिथौरागढ़। तो जो NH09 है वो आपका रामपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इसके चंपावत है, उसके बाद नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश। तो जो NH09 है वो रामपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए रुद्रपुर, उधम सिंह नगर पहुंचता है। ये मैं आपको उधम सिंह नगर के मैप में बताऊंगा। उसके बाद खटीमा में, उसके बाद टनकपुर में, चंपावत में और चंपावत से होते हुए पहुंच जाता है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये है आपका NH09। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यही है गोरखा किला जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद अगर हम NH309A की बात करें तो ये यहां से NH309A, ठीक है, ये इस NH09 पर जुड़ता है NH309A। यहां से आप अगर लगाओगे तो गंगोलीहाट होते हुए बेरीनाग और यहां से होते हुए ये पहुंच जाता है आपका बागेश्वर। ठीक है, और बागेश्वर से फिर दोस्तों नीचे कहां आता है, यह इस प्रकार से अल्मोड़ा आएगा। तो ये NH309 है। ठीक है, तो बाकी ये अन्य जो मार्गों पर, अन्य जो क्षेत्र है ये छोटे छोटे मार्गों से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, ये पिथौरागढ़ जनपद के, क्योंकि पिथौरागढ़ जनपद का जो ऊपरी क्षेत्र है ये तो अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर छोटे छोटे राजमार्ग से ये जुड़े हुए क्षेत्र हैं। लेकिन जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, वो पिथौरागढ़ जनपद में ज्यादा नहीं फैले हुए। सिर्फ 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, एक पिथौरागढ़ तक जाता है NH09 और जो NH309A है ये बागेश्वर से होते हुए बेरीनाग, गंगोलीहाट और फिर यहाँ पे NH09 पर ये जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे हैं जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है पिथौरागढ़ जनपद से गुजरते हुए। अभी एक बार पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर बता देता हूं, फिर उनको मैप के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कौन सा रिवर सिस्टम, दर्रे कहाँ पर है, या ताल, ये जो घाटियां हैं पिथौरागढ़ जनपद में वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक बार दोस्तों पुनः पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं प्रमुख स्थलों की। यहाँ तक दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने आपको बता दिए हैं। NH09 जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर, चंपावत और पिथौरागढ़ पहुंच जाता है, और NH309A जो कि अल्मोड़ा से होते हुए बागेश्वर, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ तक पहुंचता है और अंत में फिर ये NH09 पे जुड़ जाता है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के
प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। पहला प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है पिथौरागढ़ जनपद का मुनस्यारी। मुनस्यारी से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुनस्यारी जो कि पिथौरागढ़ जनपद से ये जो प्रॉपर पिथौरागढ़ वहां से काफी दूर ये स्थान है, और मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब एक और प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि जोहार घाटी या जोहार क्षेत्र कहाँ है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। सौर घाटी भी कहाँ है, तो ये भी आपकी पिथौरागढ़ में है। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुनस्यारी को कहा जाता है। जबकि जो मुनस्यारी का प्राचीन नाम था वो था तिक्सेन, मुनस्यारी का प्राचीन नाम। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मुनि का सेरा अथवा तपस्वियों का स्थल होने के कारण इसका नाम पड़ा, यानी तिक्सेन का नाम क्या पड़ा, मुनस्यारी पड़ा। ठीक है, मुनि का सेरा था यहाँ पे, मुनि का सेरा, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मुनस्यारी। लेकिन मुनस्यारी का प्राचीन नाम अगर बात करें तो वो था तिक्सेन। उसके बाद मुनस्यारी में नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी है, और मुनस्यारी में देवी काली को समर्पित कालामुनि मंदिर भी स्थित है। तो प्रश्न बन सकता है कि नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। अन्य स्थलों की बात करें मुनस्यारी में, तो खलिया टॉप कहाँ है, मुनस्यारी में स्थित है। और मुनस्यारी में बना हुआ है भारत का पहला कवक पार्क। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में कई बार बता रखा है कि भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड के किस स्थान पर विकसित किया गया, तो ये किया गया मुनस्यारी में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है मुनस्यारी से संबंधित, ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। उसके बाद जो दूसरा स्थल है वो है डीडीहाट। डीडीहाट जो कि ये सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। सीरा क्षेत्र कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ में है। डीडीहाट एक तहसील है पिथौरागढ़ जनपद की, और डीडीहाट में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, सीराकोट मंदिर और सीराकोट किला। क्योंकि सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है डीडीहाट, तो इसलिए सीराकोट मंदिर और सीराकोट किला कहाँ है, तो ये है डीडीहाट में। डीडीहाट का जो नाम है वो कुमाऊनी शब्द दंड से लिया गया है, जिसका मतलब एक छोटी सी पहाड़ी, व हाट का मतलब होता है यहाँ पर एक बाजार आयोजित किया जाता, बाजार लगता था, तो छोटी सी पहाड़ी पर लगने वाला बाजार, तो डीडीहाट इस प्रकार से इसका नाम पड़ा। यानी कुमाऊनी शब्द दंड से इसका नाम पड़ा डीडीहाट। तो मुनस्यारी और डीडीहाट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थल है यहाँ पे अस्कोट। अस्कोट ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी भी हुआ करती थी। कत्यूरी राजवंश में मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार अस्कोट के जो कत्यूरी शासक थे, जब बाद में कत्यूरी वंश में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो उसमें एक प्रसिद्ध शाखा थी अस्कोट की कत्यूरी शाखा। ठीक है, तो कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी ये। और अस्कोट में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव विहार है, जो कि एक प्रकार का कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। तो कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, अस्कोट में। और ये अस्कोट कहाँ है, तो यह है आपका पिथौरागढ़ में। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, कौन से जनपद में स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी 1986 में, यानी 1986 में। नेक्स्ट स्थल है यहाँ पे गंगोलीहाट। गंगोलीहाट जो कि सरयू और रामगंगा नदियों से घिरा हुआ है, यानी गंगोलीहाट किन नदियों के तट पर बसा हुआ है, सरयू और रामगंगा। गंगोलीहाट ये पिथौरागढ़ का एक पर्वतीय शहर है, और यहाँ पर हटकालिका मंदिर जो कि देवी काली को समर्पित है, हटकालिका मंदिर ये भी आपका गंगोलीहाट में स्थित है। हटकालिका देवी, इसको सेना के जवानों की रक्षक भी माना जाता है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है, तो ये भी गंगोलीहाट में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा अगर प्रश्न बनता है कि कौन से जनपद में है, तब तो पिथौरागढ़ जनपद में, लेकिन पिथौरागढ़ जनपद के कौन से स्थान पर है, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोलीहाट में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में एक मंदिर भी है जिसे पाताल भुवनेश्वर मंदिर कहा जाता है, और इस मंदिर में दोस्तों सूर्य, विष्णु, महेश, उमा आदि की प्राचीन मूर्तियां भी स्थित हैं। ठीक है, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा, ये पाताल भुवनेश्वर मंदिर, ये कहाँ है, आपका गंगोलीहाट में है। तो ये कुछ प्रसिद्ध स्थल थे दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के। अभी मैं इनको आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं मंदिरों के बारे में।
क्योंकि तब यहाँ पे मंदिर और प्रमुख स्थल एक साथ में आपको पिथौरागढ़ जनपद के मैप में दिखाने वाला हूं कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। पहला मंदिर है हटकालिका मंदिर। ठीक है, हटकालिका मंदिर, ये मंदिर कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में है। मां काली को समर्पित है हटकालिका मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। अभी मैंने आपको बताया गंगोली हाट में, गंगोली हाट में जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है वहीं पर है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। और इस गुफा की खोज, जो ये पाताल भुवनेश्वर गुफा है, इसकी खोज ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तीसरा जो मंदिर है वो है बेरीनाग या बीनाग मंदिर। ये पिथौरागढ़ में स्थित नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। नाग देवता के मंदिर, नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर, इसका नाम क्या है? बेरीनाग या बीनाग मंदिर। महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेरीनाग या बीनाग मंदिर कहाँ है, तो ये भी पिथौरागढ़ में है, नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर। चौथा है छिपला केदार मंदिर। ये पिथौरागढ़ के धारचूला में है। पिथौरागढ़ के धारचूला में, धारचूला के बरम क्षेत्र में स्थित है छिपला केदार मंदिर। पांचवा मंदिर है जयंती मंदिर, या इसको ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। फिर छठा मंदिर है थल केदार मंदिर। ये पिथौरागढ़ से लगभग 16 किलोमीटर दूर भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है, थल केदार मंदिर। और मानस खंड में विवरण है कि सरयू और श्यामा, जिसे काली भी कहा जाता है, तो काली नदियों के बीच स्थल केदार नाम से महादेव यहाँ पे विराजमान रहते हैं। यानी जो थल केदार मंदिर है, इसका विवरण आपको मानस खंड में देखने को मिलता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में थल केदार मंदिर का विवरण है, और इसमें कहा गया है कि सरयू और काली नदियों के बीच केदार नाम से महादेव विराजमान रहते हैं। यानी वो थल केदार मंदिर के बारे में ही वहां पर विवरण है। यहाँ पर ये थल केदार मंदिर ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को। नवा मंदिर है कोटली का विष्णु मंदिर। कोटली का विष्णु मंदिर, देखो विष्णु मंदिर वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो कोटली का विष्णु मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। और ये मंदिर 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। तो प्रमुख मंदिर है कोटली का विष्णु मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद है मोस्ट मानो मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ में है। और उसके बाद यहाँ पे मढ़ का सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्योंकि सूर्य मंदिर जितने भी हैं उत्तराखंड में और जिन जिन जनपदों में है वो मैं आपको सभी बताते आ रहा हूं। तो पिथौरागढ़ में उनमें से कौन सा मंदिर है? तो मढ़ का सूर्य मंदिर। तो देखो इन मंदिरों में एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और ये दोनों, कोटली का विष्णु मंदिर और मढ़ का सूर्य मंदिर, ये चार, और एक ये वाला भी। ठीक है, बेरीनाग का जो ये नाग मंदिर है, बीनाग मंदिर। ये 5 महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, जो कि आपको पिथौरागढ़ जनपद के बारे में नोट करने हैं। तो प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब दोस्तों प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर हैं जो पिथौरागढ़ जनपद के, उनको एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये राजमार्ग मैं आपको बता चुका हूं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, बाद में एक बार प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। और बाद में जो ये ऊपरी क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर, बहुत सारे दर्रे और ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नदियां, तो वो हम एक बार बाद में चर्चा करेंगे जब मैं आपको रिवर सिस्टम दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। यहाँ पे थल केदार मंदिर है पिथौरागढ़ में, ये पिथौरागढ़ है। यहाँ पे गोरखा किला है पिथौरागढ़ में। यहाँ पे रामेश्वर तीर्थ है, जहां पर रामगंगा और सरयू नदी का संगम होता है। तो ये मैं आपको रिवर सिस्टम के माध्यम से, जब रिवर सिस्टम एक बार पीडीएफ के माध्यम से समझा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको बताऊंगा। गंगोली हाट यहाँ पे, ये बेरीनाग है यहाँ पे। ठीक है, बेरीनाग और गंगोली हाट से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो NH 309A। उसके बाद यहाँ पे देखो कोटली विष्णु मंदिर यहाँ पर है, ये कोटली विष्णु मंदिर है। और ध्वज मंदिर ये है यहाँ पे पिथौरागढ़ में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे, ये डीडी हाट क्षेत्र है, ये अस्कोट है। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार ये यहीं पर है पिथौरागढ़ के अस्कोट में। उसके बाद ये मुनस्यारी का क्षेत्र है, यहाँ पर खलिया टॉप नामक स्थल ये है इस प्रकार से मुनस्यारी में।
ठीक है। यहाँ पे बिड़थी जलप्रपात भी है, और ये देखो आपको मैसर कुंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थमरी कुंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, महेश्वर कुंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों मैंने आपको इस मैप के माध्यम में, इस मैप में यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जो कि आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। तो इस मैप का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थल यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये इसको और जूम करने की जरूरत है शायद। ठीक है, ये देखो क्लीन बिल्कुल आपको दिखेगा। ये मंगेश्वर महादेव मंदिर है, ये हाट कालिका मंदिर है यहाँ पे, और ये है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा यहाँ पे इस प्रकार से, और यहीं पर है गंगोली हाट में ये। ठीक है, गंगोली हाट में है पाताल भुवनेश्वर गुफा, और यहीं पे है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। ये तुमखोला जलप्रपात है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण मंदिर और प्रमुख स्थल मैं आपको इस मैप के माध्यम से बता चुका हूं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख मेलों के बारे में। बात करते हैं दोस्तों पिथौरागढ़ के प्रमुख मेलों के बारे में, और उसके बाद करेंगे इसके रिवर सिस्टम और जो भी प्रमुख दर्रे हैं, ग्लेशियर हैं। पिथौरागढ़ जनपद में बहुत सारे दर्रे हैं वैसे भी, उनके बारे में फिर मैप के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं पिथौरागढ़ के? जोलजीबी मेला, थल मेला, बोराड़ी मेला, मोस्ट मानो मेला, हाट काली मेला, रामेश्वर मेला और कंडाली उत्सव। इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। जोलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है, और प्रति वर्ष ये लगभग 14 से 19 नवंबर को काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। काली और गोरी नदी के संगम स्थल पर ये आयोजित किया जाता है। तो एक प्रश्न बनता है कि काली नदी और गौरी गंगा का संगम स्थल कहाँ है? तो वो है जोलजीबी। तो जोलजीबी मेला भी यहीं पर लगता है, जोलजीबी में, जो कि स्थल है काली और गौरी नदी का संगम स्थल। जोलजीबी मेले की शुरुआत सर्वप्रथम, जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1914 में। जोलजीबी मेले की शुरुआत सर्वप्रथम 1914 में हुई थी, और इस मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है गजेंद्र बहादुर को। गजेंद्र बहादुर नामक व्यक्ति ने 1914 में जोलजीबी मेले की शुरुआत की थी। दूसरा मेला है थल मेला। थल मेला जो कि पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन लगता है, और इस मेले की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को। ये इस मेले का दोस्तों ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। कैसे है? तो इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के उद्देश्य से हुई थी, थल मेला। ठीक है, तो थल मेला की जो शुरुआत हुई थी वो 13 अप्रैल 1946 को हुई थी, जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के उद्देश्य से। प्रारंभ में ये थल मेला 20 दिन का लगता था। उसके बाद तीसरा मेला है बोराड़ी मेला। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टिहरी में एक स्थान है, जो टिहरी नगर है, वहां पर एक स्थान है बोराड़ी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बहुत सारे जो गढ़वाल के क्षेत्र, जो गढ़वाल के अभ्यर्थी होंगे, उन्होंने जब वो देखेंगे यहाँ पे कि बोराड़ी मेला, तो उन्हें लगेगा कि बोराड़ी मेला टिहरी में लगता होगा, लेकिन ये टिहरी में नहीं बल्कि बोराड़ी मेला लगता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जनपद में भी एक बोराड़ी नामक स्थान है, तो यहाँ पर ये बोराड़ी मेला लगता है सेम देवता के मंदिर में। और ये मेला दीपावली के लगभग 15 दिन बाद शुरू होता है, बोराड़ी मेला पिथौरागढ़ में। उसके बाद है मोस्ट मानो मेला। ये मेला भगवान मोस्ट मानो के मंदिर में लगता है पिथौरागढ़ में। उसके बाद है हाट कालिका मेला। तो हाट कालिका मेला जो कि पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में लगता है, गंगोली हाट में आयोजित किया जाता है हाट कालिका मेला। उसके बाद है रामेश्वर मेला। ये पिथौरागढ़ में सरयू और रामगंगा का जो संगम स्थल है, संगम पर ये रामेश्वर मेला लगता है, क्योंकि जो रामेश्वर तीर्थ है पिथौरागढ़ में, वो सरयू और रामगंगा के संगम पर जो स्थल है उसे कहते हैं रामेश्वर तीर्थ। तो यहीं पर लगता है रामेश्वर तीर्थ में रामेश्वर मेला। उसके बाद कंडाली उत्सव। तो ये उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में, कंडाली उत्सव। ठीक है, तो ये 7 महत्वपूर्ण मेले थे पिथौरागढ़ जनपद के। उसके बाद 2 प्रमुख यात्राएं जो कि आयोजित की जाती है पिथौरागढ़ जनपद में।
कैलाश मानसरोवर यात्रा और हिल यात्रा। एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये प्रतिवर्ष जून से लगभग सितंबर माह तक आयोजित की जाती है और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे जो यात्री होते हैं दोस्तों, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा में आते हैं। ये यात्रा लगभग 40 दिनों तक चलती है ऐसा माना जाता है और ये अल्मोड़ा से कोसानी, डीडी हाट होते हुए धारचूला और फिर उसके बाद तवा घाट और उसके बाद लिपुलेख दर्रे से होती है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होते हुए जाती है? तो लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होते हुए जाती है? तो लिपुलेख दर्रे से ये तिब्बत में प्रवेश करती है। और जो कैलाश पर्वत है, क्योंकि कैलाश पर्वत अभी ये तिब्बत की सीमा में है, ठीक है, तो वहां पर मानसरोवर झील भी है और उसके दक्षिण में राक्षस ताल भी है, तो यहाँ पर ये यात्रा जाती है। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊं कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है और उसके बाद कैलाश पर्वत कहाँ पर है। दूसरी जो यात्रा है वो है हिल यात्रा। हिल यात्रा प्रसिद्ध यात्रा है पिथौरागढ़ जनपद की और ये पिथौरागढ़ की सौर घाटी में आयोजित की जाती है। किस घाटी में? तो सौर घाटी में, सौर घाटी में आयोजित की जाती है। इस यात्रा में प्रसिद्ध क्या है? तो इस यात्रा में बैल का मुखौटा पहने व्यक्ति क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे नोट करना है कि मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य यहाँ पे किया जाता है। मुखौटा पहने यहाँ पे जो मुखौटा पहने व्यक्ति यहाँ पे क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। तो हिल यात्रा में है, ठीक है। तो हिल यात्रा का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से और हिल यात्रा में मुखौटा नृत्य भी किया जाता है और इस महोत्सव में लखिया भूत आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। लखिया भूत, लखिया भूत जो कि आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। तो ये इस प्रकार से दो प्रमुख यात्राएं हैं दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा और हिल यात्रा, जो कि आयोजित की जाती है पिथौरागढ़ जनपद में। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो एक बार यहाँ पे देखिए, फिर हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच, वैसे मतलब यहाँ पे देखा जाए तो देखो, क्योंकि पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और उत्तरकाशी, ये 3 जनपद ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और एक देश से दूसरे देश में अगर जाना है या विशेष तौर पर हिमालयी क्षेत्रों में, तो हिमालयी क्षेत्रों में क्या होता है? दर्रे होते हैं। हिमालय के एक पार से दूसरे पार जाने में अगर जाना है तो वहां पर उसे कहते हैं पास या दर्रा। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? तो दारमा नवीधुरा दर्रा, लंपिया दुर्रा, मनसिया दुर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, लेवी दुर्रा और ऊंठा जयंती दर्रा। ये 6 दर्रे हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। वैसे दर्रों पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है और विद शॉर्ट ट्रिक भी उसमें मैंने बताई गई है, जिसमें उत्तराखंड के संपूर्ण दर्रे मिल जाएंगे। तो अगर आप जनपद वाइज अगर आपने दर्रे देख लिए और आपको याद नहीं हो रहे हैं और एक साथ आप उत्तराखंड के दर्रे देखना चाहते हैं मैप के माध्यम से, तो आप सर्च कीजिए उत्तराखंड के दर्रे बाय जरधारी क्लासेस। सबसे ऊपर आ जाएगी दोस्तों उत्तराखंड के सभी दर्रों की वीडियो जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है और वहां पर आपको सभी 13 जनपदों के दर्रे बताए गए हैं। पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? तो लातू धुर्रा, मार्चयोग, बाराहोती और टोपी धुर्रा। सभी की मैंने ट्रिक उस वीडियो में बता रखी है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच एकमात्र दर्रा है ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई थी। और पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच भी एकमात्र दर्रा है लास्पा दर्रा। उसके बाद पिथौरागढ़ में स्थित, ये क्या है? कुलना की पिथौरागढ़ के अंदर ही स्थित है सिनला दर्रा। ये पिथौरागढ़ के मतलब आंतरिक रूप से स्थित दर्रा है, ये पिथौरागढ़ में ही स्थित है सिनला दर्रा। और जो सिनला दर्रा है ये 2 घाटियों को जोड़ता है, दारमा व ब्यास घाटी के बीच। तो महत्वपूर्ण प्रश्न भी ये पूछा जाता है कि दारमा व ब्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा है, या दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा? तो वो दर्रा है दोस्तों सिनला दर्रा। ठीक है, तो ये देखो सभी दर्रे आपको नोट करने हैं, दर्रों से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब हम यहाँ पे एक बार मैप के माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। पूरा रिवर सिस्टम भी अभी हम यहाँ पे समझेंगे पूरा, ठीक है। तो ध्यान आपको दोस्तों यहाँ पे देना है। एक बार इसको यहाँ पे पूरा मिटा देते हैं जो भी इसमें लाइनें हैं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। शुरू यहां से करते हैं दोस्तों। देखो पहले यहाँ ये चंपावत है, ये चंपावत है और ये पिथौरागढ़ है, ठीक है, ये पिथौरागढ़ है। तो चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य एकमात्र दर्रा लासपा धुर्रा, ये देखो यहाँ पे सीमा पे बिल्कुल मैंने बना रखा है इस प्रकार से। जहां पर आपको इस प्रकार से ये पर्वत टाइप का वो दिखेगा तो वहां पे वो दर्रा है, ठीक है। तो लासपा धुर्रा ये चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। उसके बाद अगर आप ऊपर जाओगे तो अब जो दूसरा दर्रा है वो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य एकमात्र दर्रा ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रा कौन कौन से जनपदों के मध्य है? तो ये है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य। इस ट्रेल पास दर्रे की अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज की गई कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। और कब की गई? तो 1830 में। 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने इस ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी, इसलिए इस दर्रे का नाम पड़ा ट्रेल पास दर्रा, कमिश्नर ट्रेल के नाम से। और ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। यहाँ पे इस प्रकार से ये बागेश्वर की सीमा है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ये दर्रा है। उसके बाद देखो एक दर्रा आंतरिक रूप से था पिथौरागढ़ में, सिनला दर्रा। मैंने अभी आपको बताया पीडीएफ के माध्यम से। सिनला दर्रा जो कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, ये दारमा घाटी है। तो यहाँ पर ये सिनला दर्रा है जो कि दारमा और ब्यास घाटी के मध्य स्थित है। उसके बाद यहाँ पे अन्य जो सभी दर्रे हैं लगभग वो चमोली और पिथौरागढ़ और तिब्बत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। तो बात करें अगर चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ से शुरू हो चुका है चमोली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे टोपी धुर्रा, मारचयोग, लात धुर्रा और बाराहोती दर्रा, ये चार दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। टोपी धुर्रा, मारचयोग, लातू धुर्रा और बाराहोती। यहाँ पे कुछ ट्रिक साइज इस प्रकार से थी कि 12 मार्च को चांदपुरगढ़ जाऊंगा, और नहीं ये कुछ ट्रिक थी दोस्तों कि 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। हाँ, चांदपुरगढ़ जाऊंगा, 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। तो चांदपुरगढ़, चांदपुर से आपको नोट करना था चमोली, क्योंकि चांदपुरगढ़ कहाँ है? चमोली में है। और गढ़ से आपको नोट करना था पिथौरागढ़। तो चांदपुरगढ़ जाऊंगा, 12 से बाराहोती, मार्च को मारचयोग, टोपी से टोपी धुर्रा लाऊंगा, लातू धुर्रा। तो इस प्रकार से ये ट्रिक थी मैंने बना रखी। चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? तो चांदपुरगढ़ जाऊंगा और 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। तो ये ट्रिक थी चमोली और पिथौरागढ़ की। इस प्रकार की सभी ट्रिक आपको अगर देखनी है तो स्पेशल वीडियो इस पर बना रखी है, क्योंकि अगर मैं सभी ट्रिक यहाँ पे बताने लग जाऊंगा कि तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रे। अब है पिथौरागढ़ और तिब्बत चीन के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ऊंठा धुर्रा, ठीक है, ये चमोली और पिथौरागढ़ और तिब्बत चीन के मध्य स्थित दर्रा है। उसके बाद आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पे गोवन खाना हिमनद है, ठीक है, ये तो खैर ग्लेशियर है। ये लिम्पिया धुर्रा है यहाँ पे, ये जैंगसर श्रेणी, और ये है लिपुलेख दर्रा। तो देखो जो मानसरोवर यात्रा आती है जो गुजरती है वो यहीं से गुजरती है, लिपुलेख दर्रे से तिब्बत में वो प्रवेश करती है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पे छोटा कैलाश, तो देखो कैलाश जो पर्वत है वो पिथौरागढ़ में नहीं है, बल्कि एक छोटा कैलाश पर्वत नाम से एक पर्वत है पिथौरागढ़ में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है यहाँ से कि छोटा कैलाश पर्वत कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है। ये पंचाचोली पर्वत है पिथौरागढ़ में, ठीक है। और उसके बाद छिपला केदार मंदिर हो गया, गोवन खाना हिमनद मैंने आपको बता दिया है। तो देखो दर्रे तो आप पूरे समझ गए होंगे दोस्तों मैप के माध्यम से कि कौन सा दर्रा कहां पर है। अब हम एक बार रिवर सिस्टम भी इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नदी है पिथौरागढ़ में वो है काली नदी, जो कि नेपाल और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। काली नदी का जो उद्गम होता है, काली नदी के उद्गम से बहुत सारे क्या है यहाँ पे सवाल बनते हैं। कई बार पूछ जाता है कि काली नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है, तब आपको करना है लिपुलेख दर्रे से, क्योंकि यहीं से क्या होता है काली नदी का उद्गम होता है। कई बार पूछ जाता है कि उसका जो स्थान है तो वहां पर काला पानी नामक स्थान से क्या होता है काली नदी का उद्गम होता है।
और जो भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद भी हुआ था एक बार बीच में, वो इसी लिपुलेख दर्रे को लेकर और इसी जो काली नदी है दोस्तों, इसके उद्गम स्थल को लेकर हुआ था। ठीक है, तो काली नदी का जो उद्गम है वो है लिपुलेख दर्रा, और वहां पर एक काला पानी नामक स्थल है। तो वहां से काली नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, और फिर काली नदी आगे बढ़ती है और पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा बनाते हुए गूंजी नामक स्थान पर पहुंच जाती है। गूंजी पे यहाँ पे उससे पहली नदी जो पिथौरागढ़ से निकलती है, कुटियांगटी नदी। कुटियांगटी नदी का उद्गम आप यहाँ पे देख सकते हैं जैंगसर श्रेणी से हो रहा है, ये जैंगसर श्रेणी है। तो यहाँ से कुटियांगटी नदी का उद्गम होता है और गूंजी नामक स्थान पर ये किसे संगम करती है, काली नदी से संगम करती है। फिर गूंजी से आगे बढ़ती हुई काली नदी आगे बढ़ती है और फिर इस प्रकार से ये पहुंच जाती है खेला नामक स्थान पर। इसे तवाघाट नामक स्थान भी कहते हैं। और तवाघाट में इससे कौन सी नदी संगम करती है, तो ये है पूर्वी धौली गंगा। ये देखो पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का जो संगम स्थल है वो है तवाघाट, खेला तवाघाट नामक स्थल। अब जो पूर्वी धौली गंगा है वो प्रारंभ में दो नदियों से मिलकर बनती है, लिस्सर नदी और दारमा नदी। ये देखो लिस्सर नदी और दारमा नदी पूरी तरह से मैंने आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से बता रखी है। तो जो लिस्सर नदी और दारमा नदी है, इन दोनों का उद्गम होता है गोवन खना हिमनद से। यानी जो पूर्वी धौली गंगा है, अगर प्रश्न बनता है कि पूर्वी धौली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोवन खाना हिमनद से। क्योंकि पूर्वी धौली गंगा प्रारंभ में दो नदियों से मिलकर बनती है, लिस्सर नदी और दारमा नदी। लिस्सर नदी और दारमा नदी छोटा कैलाश नामक स्थान पर यहाँ पे क्या होती है, जो ये छोटा कैलाश है यहाँ पर ये संगम करती है और यहाँ से इसको जाना जाता है पूर्वी धौली गंगा के नाम से। ठीक है, फिर पूर्वी धौली गंगा आगे बढ़ती है और इस प्रकार से ये खेला तवाघाट नामक स्थान पर काली नदी से संगम करती है। ये नदी कौन सी है, काली नदी है। फिर आगे बढ़ती है काली नदी और इस प्रकार से ये पहुंच जाती है यहाँ पर जोलजीबी नामक स्थान पर, जहां पे जोलजीबी मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो जोलजीबी में इसमें कौन सी नदी संगम करती है, गौरी गंगा। अब गौरी गंगा को देख लेते हैं कहां से आ रही है। तो गौरी गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है यहाँ पे इस प्रकार से मिलम ग्लेशियर। ये है दोस्तों यहाँ पे मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तो यहां से ये निकल रही है गौरी गंगा, और गौरी गंगा से एक और अन्य नदी है रालमगाड़, जो कि रालम ग्लेशियर से निकलती है। तो रालम ग्लेशियर भी कहाँ है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में। तो यहाँ से रालमगाड़ निकल रही है और ये गौरी गंगा से संगम करती है। तो गौरी गंगा की एक सहायक नदी है रालम नदी या रालमगाड़, इसको सुनकल्पा भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ती है और इस प्रकार से गौरी गंगा आगे बढ़ती हुई जोलजीबी नामक स्थल पर ये काली नदी से संगम करती है। फिर जोलजीबी से काली नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ये पहुंच गई यहाँ पे पंचेश्वर नामक स्थान पर। और पंचेश्वर में इसमें कौन सी नदी संगम करती है, तो वो है पूर्वी रामगंगा। अब ये पूर्वी रामगंगा क्यों है, देखो ये रामगंगा, पहले इसको देख लेते हैं कि रामगंगा आ कहां से रही है। ये रामगंगा है, इसे पूर्वी रामगंगा कहा जाता है क्योंकि जो पश्चिमी रामगंगा है वो चमोली में है, जबकि पश्चिमी रामगंगा वो पौड़ी से होती हुई, ठीक है, दूधातोली श्रेणी से निकलती है पश्चिमी रामगंगा। मैंने आपको बता रखा है कई बार, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रेणी से होते हुए और पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। वो रामगंगा नदी, उसे पश्चिमी रामगंगा कहते हैं। और ये हो गया पूर्वी, क्योंकि सबसे पूर्व में स्थित है पिथौरागढ़ जनपद। उत्तराखंड का जो जनपद है पिथौरागढ़ जनपद, वो सबसे पूर्वी जनपद है, तो इसलिए यहाँ पे जो रामगंगा नदी बह रही है इसको पूर्वी रामगंगा कहा गया है। तो अब आप रामगंगा पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पेंटिंग और नामी ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे देखो ये नामी ग्लेशियर है और ये है पेंटिंग ग्लेशियर। तो ये दोनों ग्लेशियर मैंने आपको बता दी, इनकी लोकेशन पिथौरागढ़ में कहाँ कहाँ से है। तो यहाँ से निकलती है पूर्वी रामगंगा, और पूर्वी रामगंगा के निकट यहाँ पे बिरथी जलप्रपात भी है। तो बिरथी जलप्रपात कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है। यहीं पर खलिया टोपा नामक स्थान भी है और यहाँ पर महेश्वर कुंड, मैसर कुंड और थमरी कुंड भी है। ब्रह्म कुंड ये है यहाँ पे, छिपला केदार, ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और इस प्रकार से यहाँ पे तुमखोला जलप्रपात भी है पिथौरागढ़ में।
तो यहाँ पर इस प्रकार से रामगंगा आगे बढ़ रही है और ये पहुंच जाती है रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान पर। और यहाँ पर रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान पर इससे एक नदी, महत्वपूर्ण नदी संगम करती है, सरयू नदी, जो कि सरमूल श्रेणी से आ रही है। बागेश्वर के सरमूल श्रेणी से ये नदी आती है और इस प्रकार से ये पहले बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है, फिर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और रामेश्वर तीर्थ में ये पूर्वी रामगंगा से संगम करती है। फिर पूर्वी रामगंगा यहाँ पे ये पूर्वी रामगंगा के नाम से जानी जाती है, ये आगे बढ़ती है और पंचेश्वर नामक स्थान पर ये काली नदी से संगम करती है। तो इस प्रकार से और फिर काली नदी आगे बढ़ती हुई चंपावत में प्रवेश करती है। तो ये मैंने पूरा रिवर सिस्टम दोस्तों आपको बता दिया है मैप के माध्यम से, और पूरा रिवर सिस्टम ये मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख ग्लेशियर, दर्रे कंप्लीट मैंने पिथौरागढ़ जनपद के मैप में इंक्लूड कर रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। तो ये मैप अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके डिटेल्स वाली पीडीएफ के साथ इसी प्रकार से ये मैप दिया गया है फुल एचडी में। तो लिंक आपको मिल जाएगा उस ई बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से, तो वहां से आप ले सकते हैं। अब लौटते हैं दोस्तों अपनी पीडीएफ में, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी आपको बताना था वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। तो यहाँ पे ये है पिथौरागढ़ जनपद का रिवर सिस्टम, पीडीएफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। प्रमुख नदी है काली नदी। काली नदी का उद्गम मैंने आपको बता दिया है, लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी से इसका उद्गम होता है। फिर ये भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए या पिथौरागढ़ और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। और जो काली नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पिथौरागढ़ में, जो सहायक नदियां वो है कुटियांगटी और काली नदी का जो संगम होता है वो गूंजी नामक स्थान पर, गूंजी में संगम, इसका मैंने उद्गम आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया है जंगसर श्रेणी से। फिर है पूर्वी धौली गंगा। जो पूर्वी धौली गंगा है इसका उद्गम प्रारंभ में 2 शाखाओं में होता है, लिस्सर और दारमा। लिस्सर प्लस दारमा। और ये दोनों का जो उद्गम होता है, इन दोनों का उद्गम कहां से होता है? तो गोवन खना हिम्मत से। ये भी कहें आपका पिथौरागढ़ में हिम्मत से इनका उद्गम होता है। और फिर ये छोटा कैलाश, जिसको तेजांग भी कहते हैं, ठीक है, छोटा कैलाश को वहां पर तेजांग भी कहा जाता है, तो वहां पर ये संगम करती है। और फिर ये पूर्वी धौली गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। और पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का जो संगम होता है वो होता है खेला तवा घाट नामक स्थान पर, इसको तवा घाट भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो नदी है वो है गौरी गंगा। इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है और जोलजीवी नामक स्थान पर यह काली से संगम करती है। जोलजीवी में संगम किससे? काली नदी से, क्योंकि ये सभी नदियां काली नदी की सहायक नदियां हैं। पूर्वी रामगंगा, इसका उद्गम पेंटिंग और नामी ग्लेशियर से होता है और पंचेश्वर नामक स्थान पर, पंचेश्वर में यह संगम करती है काली नदी से। इससे पूर्व जो पूर्वी रामगंगा है ये रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी से भी संगम करती है। तो सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। और पूर्वी रामगंगा पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी से संगम करती है। तो ये इस प्रकार से रिवर सिस्टम है दोस्तों काली नदी का, जो कि पिथौरागढ़ में बह रही है। अब दोस्तों बात करते हैं पिथौरागढ़ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। पहली परियोजना है करमोली लुमती तल्ली जल विद्युत परियोजना। यह है यहाँ पे आपकी गौरी गंगा पर। उसके बाद है चुंगर चाल परियोजना, पिथौरागढ़ में स्थित है पूर्वी धौली गंगा पर। तीसरी है रसिया बगड़ परियोजना, यह गौरी गंगा पर है पिथौरागढ़ में। चौथी है छिरकिला परियोजना, जो कि पूर्वी धौली गंगा पर है पिथौरागढ़ जनपद में। पांचवी है बोकांग बेलिंग परियोजना, ये भी पूर्वी धौली गंगा पर है। और छठी है गरबा तवाघाट परियोजना, यह है काली नदी पर। और सातवीं परियोजना है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, जो कि पूर्वी धौली गंगा पर है। तो ये इस प्रकार से जो भी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं थी पिथौरागढ़ जनपद की, ये यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको बता दी है कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो 7 परियोजनाएं मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। उसके बाद जो प्रमुख हिमनद हैं वैसे मैंने ये सभी चीजें आपको मैप के माध्यम से डिटेल्स में बता दी हैं। तो बात करते हैं
पिथौरागढ़ जनपद में स्थित प्रमुख ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात और बुग्यालों के बारे में। विशेष तौर पर ग्लेशियर और कुंड और जलप्रपात ये मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिए हैं। तो हिमनद कौन कौन से हैं या ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो काली हिमनद, मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पेंटिंग ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर और लसार हिमनद, ये सभी हिमनद पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब इसमें ये दोस्तों आपको स्वयं याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बस मैंने इसकी भी ट्रिक बना रही है। और क्योंकि ये देखो, इसमें कुछ समझाने की आपको जरूरत नहीं है। समझाने इतना था कि मैप के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझा सकता था कि कौन सा हिमनद कहाँ पर है और किस हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है। तो ये तो मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया है और रिवर सिस्टम में बता दिया है। अभी आपको याद करना है कि पिथौरागढ़ में कौन कौन से हिमनद है। तो ये 8 महत्वपूर्ण हिमनद। अगर बात करें जलप्रपात, तो कौन कौन से जलप्रपात है यहाँ पे? बिरथी जलप्रपात, उसके बाद है मुनस्यारी जलप्रपात, हरकोटा जलप्रपात, भुरमुन्नी जलप्रपात महत्वपूर्ण है, भेलछड़ा जलप्रपात और तुनखोला जलप्रपात। ये 6 महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कुंड कौन कौन से हैं पिथौरागढ़ में? थमरी कुंड, महेश्वर कुंड, पार्वती कुंड और मैसर कुंड। ये 4 महत्वपूर्ण कुंड जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कुछ घाटियां भी हैं पिथौरागढ़ जनपद में, जोहार घाटी और दारमा घाटी। ये तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि कई बार इनके बारे में अगर विवरण आता है तो वहां पे आपको बताया जाता है कि पिथौरागढ़ में है। जोहार घाटी और दारमा घाटी, ब्यास घाटी और चौंधस घाटी, ये घाटियां भी कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके बाद बुग्याल कौन कौन से पिथौरागढ़ में? तो पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खलिया टोप महत्वपूर्ण है, ठीक है। खलिया टोप कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में। छिपलाकोट, रहाली बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, थाला बुग्याल, बरम बुग्याल और दारमा बुग्याल, ये 10 महत्वपूर्ण बुग्याल जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जलप्रपात मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों यहाँ पे। ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात और बुग्याल जो भी हैं पिथौरागढ़ जनपद में, और यहाँ से 100% क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो ये सभी आपको यहाँ पे नोट करने हैं। उसके बाद अगर बात करें वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं, तो अस्कोट वन्यजीव विहार ये है आपका पिथौरागढ़ में। महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है, और ये एक मृग संरक्षण केंद्र भी है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख वन्यजीव की बात करें तो स्नो लेपर्ड, रीछ, कस्तूरी मृग, पहाड़ी तितर और मोनाल यहाँ पे ये प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग 67 मिले थे, तो इसलिए कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र भी है अस्कोट वन्यजीव विहार, जहां पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग भी मिले थे। एक समय 67 कस्तूरी मृग थे यहाँ पर। तो एकमात्र वन्यजीव विहार जो कि पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्यजीव विहार। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं पिथौरागढ़ जनपद से? पहला नाम है यहाँ पे डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जो कि एक समाज सेवी हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1961 को अस्कोट पिथौरागढ़ में हुआ था। पीताम्बर जो अवस्थी हैं, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, इन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ अपनी यहाँ पे आवाज उठाई थी और नशा मुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो इसलिए इन्हें नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं भी है। जिंदगी जरूरी है, ये इन्होंने नशे पर लिखी है, और पंचप्रिया ये एक काव्य है इनका, और परछाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी की, जिन्हें नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है अस्कोट पिथौरागढ़ से। दूसरे व्यक्ति हैं पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत, इनका जन्म 1830 में हुआ था, और 1866 में दोस्तों इन्होंने नेपाल सीमा से लासा तक इन्होंने सर्वेक्षण भी किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है पंडित नैन सिंह रावत जी से कि ब्रिटिश सरकार ने कंपोनेंट ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे प्रदान की थी? कंपोनेंट ऑफ इंडियन एम्पायर कहा जाता है पंडित नैन सिंह रावत जी को। और लंदन टॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इन्हें पैट्रिनस गोल्ड प्रदान
किया गया था। पैट्रिनस गोल्ड मेडल से ये सम्मानित भी हो चुके हैं लंदन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने 1866 में नेपाल सीमा से लासा तक सर्वेक्षण किया था पंडित नैन सिंह रावत जी द्वारा, और इनका संबंध भी पिथौरागढ़ से है। उसके बाद है चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल, इनका संबंध है दोस्तों पर्वतारोहण से। ये पर्वतारोही है चंद्रप्रभा एतवाल। इनका जन्म 1941 में पिथौरागढ़ में हुआ था और 1984 में 1984 में ये एवरेस्ट अभियान की सदस्य भी रह चुकी हैं। इनको कुछ प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री पुरस्कार और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किस खेल से है, तो प्रसिद्ध साहसिक खेल पर्वतारोहण से संबंध है चंद्रप्रभा एतवाल जी का। नेक्स्ट यहाँ पे त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये फुटबॉलर रह चुके हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा, और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1934 को भंडारी गांव पिथौरागढ़ में हुआ था। 1962 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी ने यहाँ पे जो एशियन गेम्स जकार्ता में आयोजित किया गया था उसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें त्रिलोक सिंह बसेड़ा भारतीय टीम का हिस्सा थे। ठीक है, इस एशियन गेम में 1962 में एशियन गेम्स के बाद इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। और 9 नवंबर 2014 को त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 9 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट यहाँ पे हंसा मंडराल। हंसा मंडराल, ये दोस्तों इनका जो संबंध वो है भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन खेल से, और इनका जन्म 17 मई 1947 को पिथौरागढ़ में हुआ था। ये भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच भी रह चुकी हैं हंसा मंडराल। तो हंसा मंडराल का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। हंसा मंडराल जी को 2015 में देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2015 में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख व्यक्तित्व जो कि पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद का प्रशासनिक ढांचा। तो पिथौरागढ़ में जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी है? डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट। तो इनमें जो ये गंगोलीहाट विधानसभा सीट है ये SC है, तो आरक्षित है। उसके बाद तहसीलें, यहाँ पे 12 तहसीलें हैं। बेरीनाग, थल, तेजम, पिथौरागढ़, कनाली छीना, मुनस्यारी, देवल तहसील, बंगापानी, धारचूला, गणाई, गंगोलीहाट और डीडीहाट, ये 12 तहसीलें हैं पिथौरागढ़ की। विकास खंडों की बात करें तो 8 विकास खंड है यहाँ पे। डीडीहाट, कनाली छीना विकासखंड, मुनस्यारी विकासखंड, मुनाकोट, बेरीनाग, धारचूला, गंगोलीहाट और पिथौरागढ़, ये 8 विकासखंड। जनसंख्या की बात करें तो 48 यहाँ पे 4,83,439 4,83,439 2011 की जनगणना के अनुसार ये पिथौरागढ़ जनपद की जनसंख्या है। जनगणना यहाँ पे 68 और लिंगानुपात 1020। साक्षरता दर की बात करें तो 82.25% साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर है पिथौरागढ़ जनपद की। उसके बाद पुरुष साक्षरता है यहाँ पे 92.75%, जिसमें महिला साक्षरता दर है 72.29%। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंप्लीट हो जाता है पिथौरागढ़ जनपद। एक ही वीडियो मैंने आपको जिस प्रकार से मैं सभी जनपदों को एक एक लेक्चर में कंप्लीट आपको करा रहा हूं, तो यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद भी कंप्लीट हो चुका है और इस प्रकार से हमारे 8 जनपद कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हुए 5 जनपद नेक्स्ट 5 डे में हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, और सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।